हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग? क्या हालचाल और बवाल आप लोगों का? उम्मीद करता हूँ सब बेहतर हो, बेहतरीन हो, जोरदार हो, जबरदस्त हो, शानदार हो। हियर वी आर, आई एम गोना रिकॉर्डिंग द कंपनी लॉ के अमेंडमेंट बहुत ही क्रिस्प तरीके से। और आपको बता दूं, देर आर मतलब फ्यू अमेंडमेंट्स, बहुत ही छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हैं, नॉट कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं है सर। 75 पेजेस है। तो दोस्तों ये 75 पेजेस भले ही है, बट ये अमेंडमेंट कहाँ से कहाँ तक के हैं ये तो समझो आप। पहले December 1, 2023 2023 के अमेंडमेंट है जो हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, और तब से लेके November 24 तक के अमेंडमेंट है। November 24 तक के अमेंडमेंट है, तो हमको लेटेस्ट अमेंडमेंट करना है दोस्तों। मतलब मई 2024 के बाद के जो अमेंडमेंट है, अप्रैल मई 2024 के बाद के अमेंडमेंट है, वही हमें करना है। बाकी सारे अमेंडमेंट पुराने हैं, ऑलरेडी कवर्ड है। जो मेरे बच्चे नहीं है, जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आपके लिए भी अमेंडमेंट रिकॉर्डेड लेक्चर्स में अपलोडेड ऑलरेडी किए हुए हैं। आप इस पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। तो चैप्टर नंबर 1 में देयर इज नो सच अमेंडमेंट। जो अभी वाले हैं सब पुराने अमेंडमेंट है। चैप्टर नंबर 1 में कोई भी नया अमेंडमेंट नहीं है दोस्तों। चैप्टर नंबर 2 पे आता हूं मैं, निधि कंपनी। हाँ, निधि कंपनी का एक अमेंडमेंट सुनिएगा। हालांकि ये आपको एसबीआई में मोदी सर ने भी बताया होगा, बट मैं फिर से मैं बता देता हूँ कि भाई निधि कंपनी ना, वो निधि लिमिटेड यूज ही नहीं कर सकती अनटिल अनलेस सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको निधि कंपनी डिक्लेयर किया है। करेक्ट है? सो अ कंपनी शैल नॉट यूज द वर्ड निधि लिमिटेड अनलेस इट इज डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। तो बहुत सिंपल सा अमेंडमेंट है। क्या अमेंडमेंट है कि आपको हम लोग, ठीक है, निधि कंपनी हम तब तक नहीं बोलेंगे जब तक बेसिकली आप सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको रजिस्टर किया है एज ए निधि, है ना। देन उसके बाद में एलएलपी का अमेंडमेंट है जो एसबीआई में आपने कवर करा रहेगा, क्योंकि एलएलपी एक्ट हमें नहीं है। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट वन बोला गया है निधि वाला। ये सेम है कि निधि नाम आपको क्या करना पड़ेगा, ओमिट करना पड़ेगा। क्यों ओमिट करना पड़ेगा? कि निधि आप तभी कहलाओगे जब तक आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर नहीं किया हो निधि। ये 2023 का अमेंडमेंट है दोस्तों, 2023 का अमेंडमेंट है दोस्तों, 2023 का अमेंडमेंट है। ये सारे अमेंडमेंट हमने करे हुए हैं दोस्तों। 2023 का अमेंडमेंट है बेटा। हाँ, ये भी 2023 का अमेंडमेंट है यार। चलिए दोस्तों, अच्छा, द कंपनी लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स इन परमिसिबल जुरिस्डिक्शन, ये प्रोविजन समझ लेना। आपको पता है हमने क्या कर दिया दोस्तों, सुनिएगा। हमने गिफ्ट सिटी बनाई है। क्या बनाई है दोस्तों? गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी मतलब क्या? आईएफएससी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर हम लोगों ने बनाया हुआ है। तो आईएफएससी पहले तो ये समझिए है क्या। आईएफएससी मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर का मतलब क्या हो गया? ऐसी कंपनी दोस्तों, ऐसी कंपनी जो क्या कर रही है, सर्विसेज दे रही है इंडिया के बाहर, आई फाइनेंस रिलेटेड सर्विसेज दे रही है। तो गुजरात में गिफ्ट सिटी बनाई हुई है। तो इस अमेंडमेंट ने ना थोड़ा सा स्कोप ब्रॉड कर दिया है। क्या ब्रॉड कर दिया है? सुनिएगा दोस्तों, कि हमारी कंपनी, अगर कोई हमारी अनलिस्टेड कंपनी है तो वो आईएफएससी में जाके लिस्ट हो सकती है। अनलिस्टेड कंपनी है तो कहां लिस्ट हो सकती है बेटा? आईएफएससी में। कुछ बच्चे ने ध्यान रखना, जैसे मैं बोलता हूं वैसे वैसे लिख लोगे तो भी चलेगा, है ना। तो आईएफएससी में कौन लिस्ट हो सकती है? अनलिस्टेड पब्लिक इंडियन कंपनी लिस्ट हो सकती है। साथ ही साथ में सेबी काम कर रहा है। क्या सेबी काम कर रहा है? कि जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है उसको भी हम लीगल फ्रेमवर्क बना रहे हैं, उसको भी हम कहां लिस्ट कर सकते हैं दोस्तों? आईएफएससी में, या फिर एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज पे हम उसको लिस्ट कर सकते हैं। एनएससी इंटरनेशनल में हम उसको लिस्ट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमारा चल रहा है कि हम लोग क्या बनाए दोस्तों, गिफ्ट सिटी में कंपनियों को हम लिस्ट कर सकते हैं। अच्छा, याद रखना, गिफ्ट सिटी में जो भी कंपनियां लिस्ट होगी वो सारी की सारी कंपनियां, याद रखना, वो सारी की सारी कंपनियां क्या होगी बेटा आपकी, बेसिकली आईएफएससीए के कवर होगी। आईएफएससी क्या है? अथॉरिटी। देखो, जैसे नॉर्मल लिस्टेड कंपनी है उसको सेबी लगता है, सेबी रेगुलेशंस लगते हैं, सेबी उसको कंट्रोल करता है। आईएफएससी में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में, अथॉरिटी भी कौन बना ली है दोस्तों? अथॉरिटी भी कौन बना दी दोस्तों? अथॉरिटी भी बना ली है आपके इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर ऑर्गेनाइजेशन ने। तो अथॉरिटी बना ली है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। तो आईएफएससी में जितनी भी कंपनियां लिस्टेड है उसको गवर्न कौन करता है? आईएफएससीए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कलेक्ट यहाँ पे सुन लो। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन है प्रोड्यूसर कंपनी को लेके अमेंडमेंट है दोस्तों। ठीक है, प्रोड्यूसर कंपनी को लेके अमेंडमेंट क्या है दोस्तों? अमेंडमेंट ये है, प्रोड्यूसर कंपनी जो भी है, अब प्रोड्यूसर कंपनी अगर सिक्योरिटी इशू करेगी तो सिर्फ और सिर्फ कौन से फॉर्म में इशू करेगी? डीमटेरियलाइज फॉर्म में इशू करेगी।
प्रोड्यूसर कंपनी जो है वो बेसिकली जो भी सिक्योरिटी इशू करेगी वो कौन से फॉर्म में करेगी, डीमैट मोड में ही वो इशू करने वाली है, एंड फैसिलिटेट डीमेटलाइजेशन ऑफ ऑल इट्स सिक्योरिटीज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ डिपॉजिटरी एक्ट, और वो भी कितने दिन के अंदर, विद इन 5 years फ्रॉम द क्लोज ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर, 5 साल के अंदर। कितने साल के अंदर प्रोसीजर, ये कितने दिन के अंदर कंप्लीट होना चाहिए, 5 साल के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। प्रोड्यूसर कंपनी को भी हमने क्या बोलते हैं, बहुत सिंपल है। क्यों बोला हमने प्रोड्यूसर कंपनी को कि भैया आज आप भी अगर कोई नए शेयर्स लिस्ट करोगे डीमैट मोड में ही करोगे, खत्म बात। और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी है उसको भी डीमैट मोड में कन्वर्ट करवा दीजिए। 23 का अमेंडमेंट है बेटा, पुराने अमेंडमेंट्स है, ऑलरेडी कवर्ड है बेटा, ठीक है ना। ठीक है, ये फॉर्म का अमेंडमेंट है, बेन टू को रिप्लेस करा हुआ है, सब्स्टिट्यूट करा हुआ है, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, अब इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड हम लोगों ने पढ़ा है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड हम लोगों ने पढ़ा है दोस्तों। तो अभी क्या बोला गया, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मतलब ऐसा बोला गया है कि जो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में जिसको कोई क्लेम नहीं करता है, जिसका कोई नहीं, उसका कौन होता है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड होता है। तो ऐसा हो गया है, ऐसा बोल दिया है कि इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड जो है, अब वहां पे जो सिक्योरिटी पड़ी है जिसको कोई क्लेम नहीं करता है वो कहां चले जाता है, जिसका कोई नहीं उसका इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। तो इन्होंने प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने को बोला है। तो चेंजेस इंटेंड्स टू रेज द मिनिमम क्लेम अमाउंट रिक्वायर्ड टू सबमिट अ क्लेम टू द आईएफ अथॉरिटी एंड टू मेक क्लियर द प्रोसीजर फॉर ट्रांसफरिंग सिक्योरिटी टू लीगल हायर, टू ट्रांसफरिंग द सिक्योरिटीज टू लीगल हायर सर्टिफिकेट फ्रॉम टैक्स अथॉरिटी आर नाउ एक्सेप्टेड। अब अगर देखा जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन जो एक्चुअली जिनके पास शेयर सर्टिफिकेट पड़े हुए हैं या जिनके शेयर सर्टिफिकेट पुराने शेयर सर्टिफिकेट हैं जो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में चले गए हैं वो शेयर्स, उनके लिए इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है कि इनकम टैक्स का जो लीगल हेयर सर्टिफिकेट है वो भी अलाउ कर दिया है, वो लेके जाइए एंड आप क्लेम कर सकते हो। क्या क्लेम कर सकते हो आप, आपका इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड से सिक्योरिटी क्लेम कर सकते हो। दिस इज द व्हाट बेटा आपका अमेंडमेंट ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड वाला, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे पहले क्या बोला गया, अब देखो यार बहुत इजी है। इन्वेस्ट मतलब मोड ऑफ फंड ट्रांसफर, जब हम फंड ट्रांसफर की बात करते हैं, नेक्स्ट अमेंडमेंट भी इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड का ही है, ठीक है। नेक्स्ट भी इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड का ही अमेंडमेंट है, चैप्टर नंबर 8 का। तो ये क्या बोलता है, ये जो फॉर्म सब्स्टिट्यूट हुआ है वो हमारे लिए इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। पहले क्या होता था, अर्लियर अमाउंट्स मतलब जो रूल पड़े रहते थे वो कहाँ पड़े रहते थे बेटा, आपका पंजाब नेशनल बैंक में पड़े रहते थे। कहाँ पड़ा रहता था बेटा, पंजाब नेशनल बैंक में पड़ा रहता था। अब वो बोला गया है द अमाउंट मस्ट बी ट्रांसफर टू ऑनलाइन, मतलब जो पैसा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर करना है वो ऑनलाइन ट्रांसफर करना है, वो भी कितने दिन के अंदर, 30 days फ्रॉम द एनफोर्समेंट ऑफ सच रूल्स। तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि पहले क्या होता था ना, पहले क्या चीजें चेंज हुई है समझिएगा। पहले ये था कि इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में हमको फंड ट्रांसफर करना होता था पंजाब नेशनल बैंक के थ्रू, पंजाब नेशनल बैंक के थ्रू ट्रांसफर करना होता था। आजकल काम ऑनलाइन हो दिया है कि जो भी इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में पैसा ट्रांसफर करना है वो 30 days के अंदर करना है। 30 days पहले क्या था मालूम है, 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रेमिटेंस और 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ दिस रूल। अब ये सब कट करके नया प्रोविजन जो ऐड कर दिया है, नई प्रोविजन क्या बोला है सुनिएगा। पहले तो सी समझिएगा, पहले इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में पैसा किसके थ्रू रूट होता था, पंजाब नेशनल बैंक में जाके आपको पैसा डिपॉजिट करना था। अमेंडमेंट आ गया है और इट शैल ट्रांसफर ऑनलाइन टू द अथॉरिटी विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट सच अमाउंट बिकम्स ड्यू। बस सिंपल, पहले डेट में भी डिफरेंस था, 30 दिन कहां से लेना था, 30 दिन फ्रॉम द एनफोर्समेंट ऑफ रूल्स से फलाना ढिमकाना। अभी प्रोविजन सिंपल कर दिया है, जिस दिन, देखो आपको मैं एकदम शॉर्ट समझा देता हूं, जिस दिन इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड को आपको पैसा ट्रांसफर करना है उसके 30 दिन के अंदर आपको ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करना है। दिस इज द अमेंडमेंट। पुराना क्या था, पंजाब नेशनल बैंक के थ्रू ट्रांसफर करना था। नया क्या है, ट्रांसफर ऑनलाइन होना चाहिए और वो भी 30 दिन के अंदर होना चाहिए फ्रॉम द ड्यू डेट। फ्रॉम द ड्यू डेट, जिस दिन ट्रांसफर करना चाहिए उसके 30 दिन के अंदर ट्रांसफर हो जाना चाहिए। तो क्या ओमिट कर दिया, फ्रॉम द रेट ऑफ ओमिट रेमिटेंस या बिकमिंग ड्यू, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ये क्या कर दिया है, सब्स्टिट्यूट। अच्छा, कुछ फॉर्म का मर्जर हुआ है, नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बेटे। ओके, ये इंड एएस के प्रोविजंस है। चैप्टर नंबर 8 भी हमारे लिए, चैप्टर नंबर 8 मतलब जो अकाउंट एंड ऑडिट है उसमें भी एज सच कोई अमेंडमेंट जो इंपॉर्टेंट नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह की बातें करी हुई है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
हाँ, इसमें एक चीज समझना, सेवेंथ वाला अमेंडमेंट जो थोड़ा सा रिलेवेंट लगता है, दैट इज व्हाट बेटा, नफरा। नफरा कौन है आपको पता है? नफरा कौन है? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। नफरा कौन है बेटे? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, करेक्ट है। तो नफरा ने क्या कर दिया है, मतलब यहाँ पे नफरा की अगर हम बात करें तो नफरा ने यहाँ पे ये बोल दिया है कि भाई साहब अब 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 हम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो है, कौन सा स्टैंडर्ड? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो है उसको भी हम क्या करेंगे? रेकमेंड करेंगे। उसको भी हम लोग क्या करेंगे? रेकमेंड करेंगे। तो 2021 पार्लियामेंट पास द लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट टू एनकरेज द स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड फर्दर बूस्ट द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। दीज अमेंडमेंट इंसर्ट अ न्यू सेक्शन 34A टू एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद नफरा टू प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉर LLP। तो अब नफरा के साथ मिलके गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बनाने वाली है LLP के लिए। किसके लिए बनाने वाली है? LLP के लिए। क्या बनाने वाली है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। हम किसके लिए बनाएंगे? LLP के लिए भी बनाएंगे। तो एक नया अमेंडमेंट क्या है कि अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिर्फ कंपनी को नहीं, LLP को भी फॉलो करना पड़ेगा। और कौन बनाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड LLP के लिए? तो नफरा, सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द नफरा। सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द नफरा। आई होप सो यहां तक क्लियर है बेटा आपको? हाँ जी। सो नेक्स्ट अमेंडमेंट देखो क्या बोला गया है, दैट द अमेंडमेंट इज व्हाट बेटा आपका, ये तो 2023 का है, ऑलरेडी हो चुका है। अच्छा, अब स्पेसिफाइड कंपनी फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट पेमेंट टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। देखो हम चाहते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को प्रोटेक्शन मिले। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने अगर हमको माल दिया है तो उसका पेमेंट हमें 45 डेज के अंदर करना है। ये आपने MSME डेवलपमेंट एक्ट में पढ़ा होगा, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट में पढ़ा होगा, कंपनी लॉ में नहीं है। लेकिन समझते हैं कि अगर मैं कंपनी है, मैंने माल लिया किससे? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से, और उनको पैसा देना बाकी है। और पैसा देना बाकी है, कितने दिन हो गए? 45 डेज हो गए भाई साहब, 45 दिन हो गए दोस्तों। कितने दिन हो गए? 45 दिन हो गए, हमने उनको पैसा नहीं दिया। तो हमें एक फॉर्म देना पड़ेगा जिसका नाम क्या है? MSME एक्ट। हाँ, तो क्या होगा दोस्तों? सो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा कि हमको पैसा देना बाकी है। तो वो बोलेंगे भैया पैसा दो, क्या कर रहे हो, ऐसा ना करो भैया, ऐसा ना करो, पैसा आपको देना पड़ेगा। वी वांट टू प्रोटेक्ट अवर व्हाट बेटा, MSME। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो इंपॉर्टेंट है, सुनना बेटा, नया एक रूल ला दिया है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं बोलूंगा पहला ऐसा अमेंडमेंट है जिससे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ये मैं आपको बोलूंगा बेटा। क्या बोला गया है? अगर ट्रांसफरर कंपनी फॉरेन कंपनी है, ट्रांसफरर कंपनी फॉरेन कंपनी है, being a holding company, and the transferee Indian company being a wholly owned subsidiary company incorporated in India enter into merger or amalgamation। समझिए किसके बीच में हो रहा है, पहले ये समझिए। ट्रांसफरर फॉरेन कंपनी है एंड ट्रांसफरी इंडियन कंपनी है। ट्रांसफरर फॉरेन कंपनी है एंड ट्रांसफरी इंडियन कंपनी है, और इनका मर्जर अमलगमेशन हो रहा है। मतलब कोई बाहर की कंपनी है और उसका मर्जर हो रहा है इंडियन कंपनी के साथ, जो ट्रांसफरी कंपनी है, बीइंग अ होली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। इनका मर्जर एंड अमलगमेशन हो रहा है। मतलब किसका हो रहा है? फॉरेन कंपनी का मर्जर हो रहा है इंडियन कंपनी के साथ, जो उसकी होली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी है, जो उसकी होली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, माइक्रोसॉफ्ट इज मर्जिंग विद माइक्रोसॉफ्ट इंडिया व्हिच इज होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट बाहर की कंपनी है, ट्रांसफरर कंपनी फॉरेन कंपनी है। इंडिया में एक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और माइक्रोसॉफ्ट का मर्जर हो रहा है। तो एक होली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी मर्ज हो रही है किसके अंदर? आपके ट्रांसफरर कंपनी, मतलब फॉरेन कंपनी के अंदर। क्या चीजें ऐड कर दी है? पहला, ट्रांसफरी कंपनी ने क्या करनी है बेटे? ट्रांसफरी कंपनी, तो बोथ द कंपनी शैल ऑब्टेन द प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI। दोनों कंपनी ने, ट्रांसफरर ने भी और फरी ने भी, दोनों ने अप्रूवल लेना है RBI से। पॉइंट नंबर 2 सॉरी, ट्रांसफरी कंपनी इंडियन कंपनी है, ट्रांसफर इंडियन कंपनी है, तो उनको सेक्शन 233 फॉलो करना पड़ेगा। क्या फॉलो करना पड़ेगा? सेक्शन 233, जिसको हम बोलते हैं सिंप्लीफाइड प्रोसेस ऑफ मर्जर एंड अमलगमेशन फॉर सर्टेन कंपनीज। सिंप्लीफाइड प्रोसीजर फॉर मर्जर एंड अमलगमेशन ऑफ सर्टेन कंपनीज। तीसरा, द एप्लीकेंट शैल मेड बाय द ट्रांसफरी इंडियन कंपनी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 233 ऑफ द एक्ट एंड प्रोविजन ऑफ सेक्शन रूल 35 शैल अप्लाई टू सच एप्लीकेशन, और उनको डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे देखो 25A के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली। पहले तो बताओ मर्जर अमलगमेशन किससे और किसके बीच में हो रहा है? ये क्रॉस बॉर्डर मर्जर में भी आएगा। क्यों? एक कंपनी कहाँ की है? फॉरेन कंपनी है। फॉरेन कंपनी और
इंडियन कंपनी के बीच में मर्ज हो रहा है, और इंडियन कंपनी इज अ सब्सिडरी, होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ व्हाट बेटा, फॉरेन कंपनी, होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ व्हाट, अ फॉरेन कंपनी। तो एक बाहर की कंपनी है और एक बाहर की कंपनी की इंडिया में होली ओन्ड सब्सिडरी है, उसका मर्जर हो रहा है। पहला पॉइंट, दोनों कंपनियों को क्या करना पड़ेगा, आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, जो इंडियन ट्रांसफरी कंपनी है उन्होंने क्या करना है, सेक्शन 233 फॉलो करना है, दैट इज व्हाट सिंप्लीफाइड प्रोसेस ऑफ मर्जर एंड अमलगमेशन, जिसको हम फास्ट ट्रैक मर्जर बोल सकते हैं। तीसरा, इंडियन ट्रांसफरी कंपनी किसको अप्लाई करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करेगी। किसको अप्लाई करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करेगी। अगेन 2023 का है, गवर्नमेंट का कोई ये नहीं है। इंस्पेक्शन इंक्वायरी में भी कोई खास यहाँ पे अमेंडमेंट दिखता नहीं है बेटा। कंपनी लॉ के अमेंडमेंट इस बार कोई बहुत मेजर नहीं आया है बेटा। चलिए, उसके बाद बोला है नेक्स्ट अमेंडमेंट है इन्वेस्टर इंस्पेक्शन इंक्वायरी। क्या रहा, आजकल सब काम ऑनलाइन होता है, तो एक नया कंसेप्ट भी ला दिया है, नया तो नहीं बोलेंगे, होता था पहले से, ई एडजुडिकेशन। हाँ, ई एडजुडिकेशन का मतलब क्या हो गया, आपको इलेक्ट्रॉनिकली नोटिस भेजेंगे, समन भेजेंगे, आपके रिप्लाई डॉक्यूमेंट एविडेंस भी इलेक्ट्रॉनिकली आएंगे, हियरिंग भी आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली ई एडजुडिकेशन प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या डाल दिया है बेटा आपका, तो ई एडजुडिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो एकदम सिंपल बोला गया है, ऑल प्रोसीडिंग इंक्लूडिंग इश्यू ऑफ नोटिस, फाइलिंग, रिप्लाई डॉक्यूमेंट, evidences, holding of hearing, attendance of witnesses and passing of order of adjudicating officer and regional order under this rule shall take place in electronic mode only। e-adjudication platform डेवलप कर दिया है कि भैया कहाँ बुला रहे हो, कहाँ जा रहे हो, टाइम खत्म करो, आपको किसी को नोटिस भेजना है इलेक्ट्रॉनिकली भेजो, उनको रिप्लाई देना है इलेक्ट्रॉनिकली देंगे, हियरिंग ऑनलाइन हो जाएगी, ऑर्डर ऑनलाइन आ जाएगा, विटनेस का अटेंडेंस भी ऑनलाइन लगा देंगे, बात खत्म, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। ईमेल एड्रेस ऑफ एनी पर्सन टू whom notice or summons is required to be issued under this rule is not available, the adjudicating officer shall send the notice by post। हाँ, अगर आपका ईमेल आईडी एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो हम आपको क्या करेंगे, नोटिस पोस्ट से भेजेंगे। अगर एड्रेस रीच नहीं है आपका तो नोटिस शैल बी प्लेस ऑन ई एडजुडिकेशन प्लेटफॉर्म। अगर एड्रेस ही आपका अवेलेबल नहीं है तो ई एडजुडिकेशन हम लोग क्या कर देंगे, आपका ई एडजुडिकेशन प्लेटफॉर्म पे हम लोग नोटिस भेज देंगे। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, चलिए ठीक है। लॉन्चिंग एडीजी फॉर्म ऑन V3 पोर्टल, V2 V3 पोर्टल के बारे में बात करी हुई है। अब V2 V3 पोर्टल क्या है दोस्तों, तो यह समझिएगा, V2 मतलब ऑनलाइन पेमेंट यूजिंग द पे लेटर ऑप्शन, है ना, वो उसको स्टॉप कर दिया है, उसको स्टॉप कर दिया है। तो अब क्या कर दिया, V2 पोर्टल मतलब कि भाई पे लेटर, अभी हम लोग पेमेंट नहीं करेंगे ऑफलाइन पे, मतलब अभी हम लोग पे लेटर, ऑफलाइन पेमेंट यूजिंग पे लेटर ऑप्शन होता था, अब वो पे लेटर ऑप्शन क्या कर दिए दोस्तों, खत्म कर दिए। तो V2 से हम कहाँ शिफ्ट हो गए, V3 पे शिफ्ट हो गए। मतलब अब आपको पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन पैसा करना पड़ेगा। ठीक है, ऑनलाइन मोड से ही होगा बेटा। और ये 15 तारीख को अवेलेबल नहीं होगा, एक अगेन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। ठीक है, ओके तो ये था आपका पार्ट ए के अमेंडमेंट। ये किसके अमेंडमेंट थे बेटे, आपके पार्ट ए के अमेंडमेंट थे दोस्तों, है ना, ये आपके पार्ट ए के अमेंडमेंट थे। अब हम लोग मूव कर रहे हैं पार्ट बी के अमेंडमेंट में, और पहला अमेंडमेंट है जनरल मीटिंग का, वो भी जो ऑनलाइन ईजीएम जो होती है या एनुअल जनरल मीटिंग होती है जो ऑडियो विजुअल मोड्स के थ्रू होती है, उसके बारे में बोला गया है। तो क्या बोला है ये अमेंडमेंट, एनुअल जनरल मीटिंग का अमेंडमेंट बोलता है सिंपली कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियर बोला है कि क्या जिनकी एजीएम पेंडिंग है 2024-2025 की एजीएम पेंडिंग है, जिन्होंने 2024 और 2025 की एजीएम नहीं ली, उन्होंने एजीएम वीडियो कॉन्फ्रेंस से या ऑडियो अदर ऑडियो वीडियो मोड से आप ले सकते हो 30 सितंबर के पहले, और कोई भी एक्सटेंशन हम लोग नहीं देंगे, बात खत्म हो गई है। कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा आपको। मीटिंग जो लेनी है वो कब ले लेना भाई साहब, मीटिंग आपको मीटिंग लेनी है 30 सितंबर के पहले। अच्छा, आपको प्रॉब्लम एक्सटेंशन नहीं मिलने वाला है क्योंकि हमने आपको क्या बोल दिया है, ऑडियो मोड से मतलब ऑडियो वीडियो मोड से, ऑडियो विजुअल मीन से आप मीटिंग ले सकते हो, एजीएम भी और ईजीएम भी। तो सिंपल बोला गया 24-25 की मीटिंग क्या ऑनलाइन हो सकती है, आंसर इज यस। 2024-25 की मीटिंग कैसी हो सकती है बेटा, ऑनलाइन डेफिनेटली हो सकती है, ऑनलाइन मीटिंग यहाँ पे आपकी हो जाएगी। ये 2023 के हैं बेटा, ये भी 23 का है, ठीक है ना, ये भी 23 का है दोस्तों। अच्छा, ये देखो यार, ये वाला अमेंडमेंट भी हमने करा हुआ है कि जैसे इंडिविजुअल डिजायर्स टू अपडेट हिज पर्सनल मोबाइल नंबर, केवाईसी वाला याद आ रहा होगा आपको,
केवाईसी वाला याद आ रहा होगा। तो अगर आप आपका पर्सनल मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस आपको अपडेट करना है, he shall update the same by submitting e-form DIR3 KYC only on or before 30 September of the financial year, on or before 30 सितंबर, है ना। और उसके बाद करोगे तो पेमेंट ऑफ फीस लग जाएगा कितने का बेटा, आपका 500 रुपए का, 500 रुपए का फीस लग जाएगा। तो क्या बोला गया, अगर आपको आपका पर्सनल मोबाइल नंबर अपडेट करना है, ईमेल आईडी अपडेट करना है, पर्सनल मोबाइल नंबर अपडेट करना है या तो क्या अपडेट करना है, ईमेल आईडी अपडेट करना है, तो कितने दिन के अंदर करना है बेटा, 30 सितंबर के पहले पहले, और वो भी कौन सा फॉर्म, DIR3 KYC। बाकी आपके इसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं है, सब पुराने चीजें हैं जो हमने ऑलरेडी लेटेस्ट वाली ही देखी हुई है, ऑलरेडी लेटेस्ट वाली ही देखी हुई है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन है तो FC1 ये आपको फाइल करना पड़ेगा, है ना। फॉरेन कंपनी को क्या करना, फाइल करना पड़ेगा बेटा, आपका FC1 फाइल करना पड़ेगा। अगेन ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपका सारे अमेंडमेंट जो है बेटा हमने कवर कर लिए हैं, छोटे से थोड़े से अमेंडमेंट थे, नॉट मेजर कोई अमेंडमेंट थे दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, सिया। एक बार देख लेना इस बार के अमेंडमेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे को सिर्फ एक अमेंडमेंट जो मर्जर एंड अमलगमेशन वाला है वो लगता है एग्जाम में पूछ सकते हैं, बाकी सारे अमेंडमेंट प्रोसीजरल थे, कोई कंसेप्चुअल अमेंडमेंट नहीं थे। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, सिया, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।